नमस्कार मित्रों। आज सीधू रिसर्च में हमारे साथ देश के वरिष्ठ राजपुरुष और वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, आपका सीधू रिसर्च में स्वागत है। और जब सिन्हा साहब जुड़ते हैं तो आपका जो ओपिनियन होता है वो सुनने के लिए हमारे ही दर्शक नहीं, पूरी दुनिया उसके लिए तैयार रहती है। और हम तो विशेष रूप से सिन्हा साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आपका ओपिनियन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, ट्रंप साहब अभी तो डिक्टेट कर रहे हैं हर चीज में। हमारे यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, 6 फरवरी को उन्होंने जो डिक्टेट घोषित किया और जिसका अनुपालन दिल्ली से हो रहा है। और अभी तो जैसे सुरक्षा के मसले में तो वेस्टर्न कमांड में उनके राजदूत पहुंच गए और उनके एडमिरल और सैन्य अधिकारी पहुंच गए, जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी है। वो ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। साहब जा रहे हैं इजराइल और पता नहीं क्या क्या हमारे यहां हो रहा है। किसानों की बर्बादी के डील्स कर रहे हैं, कहते हैं डील हुआ नहीं, डील हो गया। जो भी घोषणा होती है वो वहीं से होती है। तो सर, हम आपका इसके बारे में जो कुछ विश्लेषण है वो जानने के लिए उत्सुक हैं। सिन्हा साहब। हरि भाई, बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपके चैनल के साथ जुड़ के। और एक बात मैं दोहरा दूं शुरू में ही कि आपके साथ बातचीत करने में, आपके श्रोताओं के सामने उपस्थित होने में मुझे बहुत आनंद आता है। और एक बार फिर आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, देश और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही हैं। और अगर हम उसमें देखें कि भारत कहाँ खड़ा है, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका का मातहत देश बन गया है। अमेरिका से आदेश आता है, अमेरिका से घोषणा होती है, अमेरिका कहता है कि वो हमारे ऊपर सजा के तौर पर ये कर देगा, वो कर देगा, और हम न केवल खामोश रहते हैं बल्कि उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% और फिर जिसको कहते हैं सजा के तौर पर 25% और 50% टैरिफ लगाया हमारे जो निर्यात है अमेरिका को। अब हमने कोई ट्रेड समझौता किया है नहीं किया है, क्या है उसका स्वरूप, ये आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि अभी उसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए इस बात को कि इस ट्रेड डील में को लेकर इसने क्या कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर तुम रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर दोबारा टैरिफ लगा देंगे। मतलब वो हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल तान के और हमसे अपनी बात मनवा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश है, कुछ इसके बारे में बोलते नहीं हैं। और हद तो तभी हो गई जब उनका जो राजदूत है दिल्ली में, वो हमारे वेस्टर्न कमांड में चला गया। अब वेस्टर्न कमांड जो आर्मी का है या आर्म्ड फोर्सेस का है, नेवी और एयरफोर्स का, वो आप जानते हैं कि कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है। क्योंकि
न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन का जो लद्दाख का पोर्शन है उसको भी कौन देखता है? तो हमारा वेस्टर्न कमांड देखता है। वहां वो क्या कॉफी पीने के लिए गए थे, चाय पीने के लिए गए थे, काहे के लिए गए थे? और उनको जाने की इजाजत क्यों दी गई? हम जानते हैं कि जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, वो ट्रंप के बहुत खास मित्र हैं और इसीलिए ट्रंप ने न केवल उनको भारत में स्थित दूतावास का राजदूत बनाया बल्कि दक्षिण एशिया का भी चार्ज उनको दे दिया। तो वो होंगे उनके खासम खास, हमारे लिए तो केवल एक देश के राजदूत हैं। वो हमारे देश के वाइसरॉय नहीं ना हैं, जो कि वाइस रीगल लॉज जो अब राष्ट्रपति भवन है वहां बैठता है। तो हम क्यों उसके सामने इतना झुक गए कि हमने उसको न केवल इस बात की अनुमति दी कि तुम हमारे वेस्टर्न कमांड में जाओ, बल्कि हमने पूरा उसको विवरण दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी बिल्कुल झुक गए हैं अमेरिका के सामने। और आपने ठीक ही कहा कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं इस बात को कि मोदी जी का कोई राज ट्रंप के पास है। ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया था एक बार अभी हाल में कि मैं उनका राजनीतिक जो सफर है वो खत्म नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब कि उसके पास कोई ऐसी बात है जो अगर वो कह दे तो मोदी जी का राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा। तो ये वो लेके बैठा हुआ अपने हाथ में और मोदी जी उसके सामने नतमस्तक हैं। मोदी जी नतमस्तक हों ट्रंप के सामने, लेकिन मोदी जी को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कभी दूसरे देश के सामने झुका नहीं है, उसने झुकने का काम नहीं किया है। अनेक उदाहरण हैं जहां पर कि हमारे प्रधानमंत्री खड़े हो गए थे अमेरिका के सामने और दो टूक उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी बात स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आज मोदी जी को क्यों ये कहने में इतनी शर्मिंदगी और इतनी झिझक हो रही है? क्यों नहीं वो दो शब्दों में दो टूक जवाब देते हैं ट्रंप को? नहीं कर सकते। और इसीलिए जितनी बातें आई हैं अभी तक ये ट्रेड डील जो हुआ है उसके बारे में, तो उसमें बिल्कुल सरेंडर की स्थिति में भारत है। अब मार्च तक हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि वो जो दस्तखत होता है वो डॉक्यूमेंट क्या है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो इतना शोरगुल हुआ, तो उसी लिए उस ट्रेड डील में व्हाइट हाउस के रीड आउट में जो दो शब्द थे उनको बदल दिया गया। एक कमिटमेंट की जगह पर इंटेंड कर दिया गया कि भारत $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा। जी, ये कमिटमेंट था, उसको कहा गया कि वी इंटेंड टू बाई। जी, तो एक ये हुआ और एक और कोई शब्द था जिसके बारे में चेंज हुआ। भारत में अगर शोरगुल नहीं हुआ होता, पार्लियामेंट में ये बात मजबूती से नहीं उठाई गई होती, तो शायद ये चेंज भी नहीं होता। ये सीधा नतीजा है भारत की जनता का जो दबाव भारत सरकार के ऊपर पड़ा है और भारत सरकार के माध्यम से अमेरिका के ऊपर पड़ा है, इसलिए ये चेंज हो रहे हैं। तो ये लोगों ने करना क्या है जाके अमेरिका में? बार बार जाते हैं वहां पर ट्रेड डील नेगोशिएट करने और वहां पर सब कुछ सरेंडर करके आ जाते हैं। तो जो भी आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, डिफेंस की ये हो, सब जगह हम इस तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे कि हम अमेरिका के महासत्ता देश हैं। सर ये देश के हित में तो है नहीं, मगर ये कब तक चलेगा इस प्रकार से?
क्योंकि अब तो हद हो गई है। नहीं, हद हो गई है। और अभी आपने हमसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं उस विषय को लाता हूं, एप्स्टीन फाइल्स का। एप्स्टीन फाइल्स में मैं साफ शब्दों में आज आपके चैनल पर कह रहा हूं इस बात को कि अगर श्रीमान मोदी जी ने श्री हरदीप पुरी जी का इस्तीफा नहीं लिया तो उनको स्वयं इस्तीफा देना पड़ेगा। जी। मोदी जी की इस्तीफे की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो बचा रहे हैं हरदीप पुरी को, और इस बचाने के पीछे क्या राज है? हरदीप पुरी की क्या हैसियत थी जब वो एप्स्टीन से मिल रहे थे? वो तो एक रिटायर हो गए थे डिप्लोमेटिक सर्विस प्राइवेट से, पर्सन थे, प्राइवेट पर्सन। तो उस समय उनको भारत की नीतियों के बारे में बात करना और ये सब करना एप्स्टीन से। और आप जानते हैं इस बात को कि कोई जब बहुत नजदीक होता है तभी उसको फर्स्ट नेम से पत्रों में संबोधित करता है। हरदीप पुरी कह रहे हैं माय डियर जेफ। क्यों? कितनी आपकी क्या नजदीकी थी? और एप्स्टीन कह रहा है कि ही इज आवर मैन इन दिल्ली। हरदीप पुरी के बारे में वो कह रहा है कि तो गंभीर बात है, ये तो एकदम गंभीर बात है। देखिए, कोई भी देश होता हरि भाई तो अब तक इसमें जांच हो गई होती, जांच बैठा दी गई होती। भारत में क्यों नहीं जांच बैठाई जा रही है? और जांच के पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब तो यही ना लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें इन्वॉल्व हैं, कि वो बने यहां पर देश के प्रधानमंत्री 2014 में, और उसी के साथ हरकत शुरू हो गई हरदीप पुरी की। सॉरी। और हरदीप पुरी का इतिहास क्या है? हरदीप पुरी अमृतसर से चुनाव लड़े, लोकसभा का बुरी तरह हारे, फिर भी हारे हुए व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया, उसको राज्यसभा में ले आए। इतना फेवर करने की, कृपा दृष्टि दिखाने की वजह क्या थी? जी। इसका भी खुलासा होना चाहिए। और आज अगर प्रधानमंत्री खामोश हैं और अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हरदीप पुरी का, ये क्या दर्शाता है? यही ना दर्शाता है कि मोदी जी भी हैंड इन ग्लव हैं कहीं ना कहीं इस पूरे एप्स्टीन मामले में। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करता हूं, नंबर 1 कि हरदीप पुरी का तत्काल इस्तीफा हो। नंबर 2, एक उच्च स्तरीय जांच इसमें बैठाई जाए, जो कि एप्स्टीन के साथ कौन लोग थे, किनका संबंध था, हमारे अनिल अंबानी का क्या रिश्ता था उनसे, ये सब बातें, इनका खुलासा होना चाहिए। दूसरे देशों में ये हो रहा है और हमारे देश में इस्तीफे भी हो रहे हैं, इस्तीफे भी हो रहे हैं, प्रिंस का टाइटल छीना जा रहा है। हाँ, ये सब इस्तीफे भी हो रहे हैं, जांच भी हो रही है, जांच के पहले ही लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ यथावत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या मजाक है? तो उंगली उठेगी प्रधानमंत्री के ऊपर, जैसा मैं कह रहा हूं, अगर हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं हुआ और अगर जांच इसमें नहीं बैठाई गई। जी सर, न केवल अमेरिका के साथ इस प्रकार से उनका बिहेवियर है, इवन चाइना के साथ शी जिनपिंग को भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वहां भी तो कोई ऐसे राज छिपे होंगे। वहां तो उनकी पोल ऐसी खुली है ना, वहां तो उनकी पोल ऐसी खुली है जैसे किसी प्रधानमंत्री की कभी नहीं खुली। कि चीनी टैंक आ रहे हैं, यही ना जनरल नरवणे कह रहे हैं कि चीनी टैंक आ रहे हैं। कोई उनको ये कहने को तैयार नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए, आदेश देने को तैयार नहीं है। और
मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इसको लेकर चर्चा हो रही है, गोदी मीडिया इसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है। चीन के साथ हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर संबंध रहे हैं, उसको उसके बारे में एक बात जान लेना चाहिए कि हम लाठियों से लड़ाई कर सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चला सकते हैं। गोली चलाने के लिए हाईएस्ट लेवल यानी कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं का आदेश होगा, तब जाकर वहां पर गोली गोला चलाया जा सकता है। ये सिचुएशन है। उसमें जो भारत का चीफ ऑफ स्टाफ है, सेनाध्यक्ष है, वो कह रहा है मुझे आदेश दो, मैं क्या करूं, चीनी टैंक आ रहे हैं। और यहाँ पर है कि जो उचित समझो वो करो। जो उचित समझो वो करो का मतलब क्या हुआ? जब आपने उसके हाथ बांध रखे हैं पीठ के पीछे, वो गोली नहीं चला सकता है तो क्या करेगा? कुश्ती लड़े। कुश्ती लड़े। लेकिन खैर, मैं जनरल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने खुद तय किया कि अगर चीनी टैंक ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो हम उनके ऊपर, हम ऊपर से नीचे आएंगे और वो एक्सपोज्ड होंगे, तो उनके ऊपर अगर हम गोलाबारी करेंगे तो वो ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसको देखकर फिर चीनी वापस गए। लेकिन जो 56 इंच की छाती और मजबूत प्रधानमंत्री और ये सब का जो विश्वगुरु गुरु मोदी जी ने जो ढकोसला बनाकर रखा हुआ था, उसकी पोल पूरी तरह से खुल गई इस घटना के जिक्र के आने के बाद से। दूसरा सर, एक यानी अभी अभी मैक्रोन देश में है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, राफेल खरीद का सौदा लगभग तय हुआ था। 300 करोड़ रुपए में राफेल ले रहे थे, वो 1500 करोड़ में लिए मोदी सरकार ने। और अभी ऐसे सुनने में आया है कि अब तो राफेल 3000 करोड़ में लेंगे। तो ये सौदे इस प्रकार से, और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि प्राइसेस हम तय नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, उसमें ऐसा हुआ था कि मनमोहन सिंह के टाइम में जब ये तय हुआ था कि हम राफेल विमान खरीदेंगे, तो साथ साथ ये भी तय हुआ था कि हमारी जो विमान बनाने की फैक्ट्री है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में, उसके साथ एक समझौता होगा और हम राफेल को फिर इंडिया में बनाना शुरू करेंगे, पाकिस्तान, ये फ्रांस की तकनीकी सहायता के साथ राफेल इंडिया में बनाएंगे। अब वो तो कहीं हम लोग भूल गए, उसका जिक्र भी नहीं होता है। और हम राफेल खरीदने जा रहे हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस कितनी कीमत पर बेच रहा है कुछ पता नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग तो आया नहीं। पहले तो आया भी था मनमोहन सिंह के टाइम में, तो कहीं पता नहीं है। हुआ ये था कि जब पहली बार राफेल की खरीदारी हुई थी, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया था और मैंने कहा था कि इसमें आप जांच बिठाओ। सुप्रीम कोर्ट ने उससे मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विचित्र काम किया कि उसने कुछ सैन्य वायुसेना के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया और उन्होंने वहां पर कोई जानकारी दी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम इसकी कीमत तय नहीं करेंगे या इसमें हम नहीं पड़ेंगे। तो मामला वहां खत्म हो गया। दिक्कत जो है हमारे देश में आज के दिन, वो ये है कि हमको, हमारे सामने कोई उपाय ही नहीं बचा है। सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं, मीडिया हमारी बात छापेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो वहां फैसला हमारे हक में आएगा नहीं। वो लोग भी सरकार के पक्ष में ही अपना फैसला देते हैं। तो इस देश का नागरिक अगर जाए तो कहाँ जाए? पार्लियामेंट में आप देखते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो और किसको बोलने दिया जाएगा? तो ये दुर्गत आज हमारी हमारे प्रजातंत्र की आज हमारे देश में हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके लिए कोई अदालत हमारे सामने नहीं बची है, एक्सेप्ट कि हम जनता की अदालत में जाएं, सड़कों पर लोग उतरें, एक बड़ा भारी आंदोलन हो
जिस तरह की 75, 76 वगैरह में, 74 में हुआ था, और इस सरकार को बताया जाए कि इसकी सीमाएं क्या है। सर, मान लीजिए कि यानी आपने कहा कि लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, मगर आपने जैसे कहा कि पूरी यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे? क्योंकि मोदी जी तो चिपक के रहते हैं। नहीं, वो चिपक के जितना भी रहे, देखिए जब जनता जाग जाती है ना, और इस मांग के पीछे जनता खड़ी होगी, वो याद है ना 74 का क्रांति बोध आपको, सिंहासन सिंहासन खाली, खाली करो कि जनता आती है। तो जनता जब आएगी तो बड़ा से बड़ा जो डिक्टेटर है उसको भी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। सर, इंतजार रहे कि वो दिन जल्दी आए, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, मगर आज आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें, आपने ठोस बातें बताई, और आपका अहमदाबाद का भाषण भी मुझे बराबर याद है। आपने कहा कि आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहो, मैं हरदम आपके साथ रहूंगा। यानी आपने ये हिम्मत और हौसला दिलाया है, तो मेरे ख्याल से जनता जरूर जागेगी। 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, साल की उम्र में मैं हौसला दिखाने को तैयार हूं। जी सर, बस ये आप तो इसलिए हम कहते हैं कि आप राजपुरुष हैं, आप प्रेरणा पुरुष हैं। यानी हम आपकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में भी आप प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए, देश के लिए भी। भले ही कुछ और संकट आए, आपके साथ लड़ेंगे। हम गांधी सरदार के वंशज हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।